ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको जो पीडीएफ सेंड की गई है ग्रुप के अंदर, उस पीडीएफ को करो ओपन, जो 6 to 15 जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास 17 प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जिनको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो दिया गया है, मतलब जो जीआई टैग है वो दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई साड़ी हो सकती है, कोई खाने का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फसल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी प्रोडक्ट जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफी के अंदर पाया जाता है, मान लो किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर या किसी पहाड़ी इलाके के अंदर पाया जाता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ से ही मिलता है, अगर आप कहीं और से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उस क्वालिटी का आपको नहीं मिल पाएगा। उस चीज को इंश्योर करने के लिए जीआई टैग जो है ये दिया जाता है। सबसे पहले तो इसमें आपने याद रखने हैं ये जो प्रोडक्ट जिनको रिसेंटली दिया गया है, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 3 साड़ीज की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये साड़ी कहाँ की है, ये साड़ी कहाँ की है और ये साड़ी कहाँ की है, और वो तीनों साड़ीज को उस टाइम पे रिसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। सो ये प्रोडक्ट आपने याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लंजिया सौरा पेंटिंग है, जो कि एक मुराल आर्ट है। मुराल का मतलब होता है जब हम दीवार के ऊपर सीधा पेंट करते हैं, मतलब कोई कैनवस नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, सीधा दीवार के ऊपर पेंटिंग की जाती है। जैसे आज के टाइम पे रोडवेज बनते हैं तो उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर की दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स कर देते हैं। ये खरड़ वाली साइड जाओगे तो आपको बहुत सारे वहां पे बच्चियों की पेंटिंग्स बनाई हुई है, मतलब सरकारी स्कूल की बच्चियां जिन्होंने फर्स्ट रैंक लिया है या फिर किसी ना किसी, आप बोल सकते हो, अवार्ड से उनको नवाजा गया है, तो उनकी फोटोज बना के वहां पे लिखा हुआ है दैट पेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुराल पेंटिंग। सो इसी तरीके से ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलती है लंजिया सौरा पेंटिंग, जो कि मुराल पेंटिंग है। इसमें खास तौर पे स्पिरिचुअल आर्ट किया जाता है, मतलब रिलेटेड टू रिलीजन। नंबर 2 जो है वो है डोंगारिया कौंथ शॉल। तो ये शॉल है, लेकिन ये एंशियंट निटेड शॉल है, मतलब इसमें जिस तरीके का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है निटिंग के लिए, बुनने के लिए, वो काफी पुरानी है आप बोल सकते हो, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। इसका भी कुछ कल्चरल आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस है ऑटोमेटिकली। अगर एंशियंट है तो काफी पुराने समय से चला आ रहा है, तो वो कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तीसरा यहाँ पे है खंजूरी गुड़ा। खंजूरी गुड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरल स्वीटनर है। जैसे गुड़ की हम बात करते हैं ना, तो वहीं से ये शब्द आया है गुड़ा। तो वो लोकल भाषा में गुड़ा बोलते हैं, लेकिन है ये गुड़ की ही एक क्वालिटी। लेकिन ये जो गुड़ है ये किससे बनता है, ये पाम जूस से बनता है। जैसे खंजूरों की हम बात करते हैं ना, खंजूर डेट्स जो होती हैं जो पाम ट्री के ऊपर लगती हैं, तो वो खंजूर से ये जो गुड़ है वो बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं खंजूरी गुड़ा, या गुड़ भी आप बोल सकते हो, हमारी भाषा में ओडिशा में गुड़ा ही बोलते हैं। तीसरा आपके पास है धिन कनाल मागजी। तो ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अगेन आपको क्या, मिठाई की तरह मिठाई है जो आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद है सिंपलीपल काई चटनी। काई फ्रूट है वहां पे लोकली आपको देखने को मिलेगा, और उसी फ्रूट की जो चटनी बनती है उसको बोलते हैं सिंपलीपल काई चटनी। सिंपलीपल आपके पास एक नेशनल पार्क भी है जो अगेन आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा, तो वहां की जगह का नाम है एक्चुअली सिंपलीपल, तो वो जगह के नाम के ऊपर ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है नयागढ़ कांते मुंडी ब्रिंजल। ब्रिंजल की वैरायटी है, इट इज अ वेजिटेबल क्रॉप। जैसे ब्रिंजल को हम जानते हैं एक वेजिटेबल होती है, उसी तरीके से उसी की एक वैरायटी है जो आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलती है, राइट। और उसके बाद है कोरापुत कालाजीरा राइस। ये राइस की एक क्वालिटी है जिसको बोलते हैं कोरापुत काला जीरा राइस, जो खास तौर पे आपको कोरापुत जगह का नाम है उड़ीसा के अंदर, वहां पे मिलता है। तो एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस है। तो ये सारे ओडिशा के अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ नेचुरल हैं, कुछ कल्चरल हैं, कुछ एंशियंट हैं जिनको जियोग्राफिकल टैग दिया गया है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले वहां के हैंडमेड जो कारपेट्स हैं उनको जियोग्राफिकल टैग दिया गया रिसेंटली।
और इसके अलावा वांचो वुडन क्राफ्ट, मतलब वुडन का कुछ आर्ट जो खास तौर पे वांचो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है, उसको दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास आदि किकीर है। आदि किकीर क्या है? जिंजर, जो खास तौर पे आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिंजर की एक वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये 3 प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश से है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो एक तो है तनगेल साड़ी, एक है गरड साड़ी और एक है कोरियल साड़ी। तीनों की तीनों ट्रेडिशनल साड़ीज हैं जो औरतें पहनती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। 3 साड़ीज होगी। इसके अलावा हमारे पास कालोनूनिया राइस है। कालोनूनिया राइस अगेन राइस की वैरायटी है जो वेस्ट बंगाल में खास तौर पे मिलती है। राइस की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। पंजाब में अलग अलग वैरायटीज आपको मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश के अंदर अलग मिलेगी, यूपी में अलग मिल जाएगी। तो राइस ऐसी चीज है जिसको बहुत टाइम पहले से, मतलब एंशियंट टाइम से उगाया जा रहा है। दूसरी चीज, जब हम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे खास तौर पे राइस उनके स्टेपल फूड में शुरू से रहा है। हमारे एरियाज में राइस, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर राइस उगाया जाता है, लेकिन आपके फूड का एक मेजर पार्ट राइस नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश या ओडिशा ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में सबसे फेमस चीज क्या है? एक तो राइस खाते हैं और साथ में वो मच्छी खाते हैं, फिश खाते हैं। उनका मोस्ट फेवरेट और मोस्ट कॉमन फूड आप बोल सकते हो। जैसे पंजाब में रोटी सबसे ज्यादा खाई जाती है, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में ये आपको देखने को मिलेगा। देन सुंदरबन हनी। सुंदरबन क्या है? अगेन सुंदरबन नेशनल पार्क हमारे पास है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल के साथ जो लगता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे एक वैरायटी ऑफ हनी, शहद की वैरायटी मिलती है, उसको दिया गया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे पास अनारदाना, नाम से पता चल रहा है कि अनारदाना मतलब क्या है? ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ अनारदाना है जिसको फूड के लिए यूज किया जाता है, मतलब फूड में एज अ इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। और ये रामबन के एरिया में जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर देखने को मिलेगा। और लास्ट हमारे पास है गुजरात। गुजरात के अंदर आपके पास कच्छी खरेक, रन ऑफ कच्छ है ना, तो वहीं से आता है कच्छी खरेक। कच्छी खरेक और कुछ नहीं है, रन ऑफ कच्छ के अंदर आपको एक जो डेट है या फिर आप खंजूर बोल सकते हो, खंजूर की एक वैरायटी है, राइट, जो आपको गुजरात के अंदर खास तौर पे देखने को मिलती है। खंजूर जो होती है ये खास तौर पे थोड़े से सेमी एरिड एरिया में देखने को मिलेगी आपको। जैसे राजस्थान के एरियाज में, राजस्थान का कोर एरिड एरिया नहीं, रेगिस्तानी जो राजस्थान के आसपास के एरिया, जैसे पंजाब का कुछ एरिया लगता है, हरियाणा का लगता है, गुजरात का कुछ लगता है, देन ओडिशा वगैरह में जो थोड़े सेमी एरिड एरिया है वहां पे खास तौर पे ये उगती है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जीआई टैग होता क्या है। व्हाट इज जीआई टैग? जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ डेजिग्नेशन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विद अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एनी प्रोडक्ट जो क्या है, किसी स्पेसिफिक जियोग्राफी में मिलता है, जियोग्राफिकल रीजन में मिलता है आप बोल सकते हो। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का हमने नाम देखा तो साथ ही साथ मैंने स्टेट बताई, और कईयों में तो साथ में जगह का नाम भी लिखा हुआ था कि उस स्टेट के भी इस स्पेसिफिक एरिया में मिलता है, राइट। उसके बाद इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर पेरिस कन्वेंशन। सो हमारे पास पेरिस कन्वेंशन आती है, इसको आपने याद रखना है कि पेरिस कन्वेंशन के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग्स हैं ये दिए जाते हैं। ये पेरिस कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रहेगी। कई बार पेपर में जैसे जीआई के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहां पे लिख दिया जाता है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर पेरिस कन्वेंशन, या फिर अनदर किसी, मान लो वहां पे मीनामाटा कन्वेंशन लिख दी या वेना कन्वेंशन लिख दी तो वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये जो टैग दिया जाता है, ये अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसमें हम पेटेंट्स की बात करते हैं या फिर हम कॉपीराइट की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। उसी के विद इन आपका ये जो है जीआई टैग जो है ये भी दिया जाता है। और खास तौर पे इसको गवर्न करने के लिए डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट।
ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसको याद रखना। ट्रिप्स एग्रीमेंट, इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक हमारे पास एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये एग्रीमेंट के तहत जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीआई टैग हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, इन प्रोडक्ट के अंदर, इन सारे टैग्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि इंडिया के अंदर उसको जीआई टैग दिया गया है, यूएसए के अंदर तो नहीं दिया गया, तो वहां पे आपको कुछ बेसिक जो अधिकार उस प्रोडक्ट के हैं वो आपको उनको देने पड़ेंगे, जो लोग उस प्रोडक्ट को उगाते हैं उन लोगों को। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्पेशल एक एक्ट है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो जियोग्राफिकल टैग के लिए हमारे पास जो एक्ट है जो इंडिया के अंदर पास किया गया है, ये पास किया गया है 1999 के अंदर, इसको भी याद रखना है क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ऊपर कोई भी नहीं आया, ये ऑनलाइन एक बैठा हुआ है, उसी को पढ़ा रहा हूं मैं, आया नहीं कोई ऑफलाइन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को लेकर एक तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास ये ट्रिप्स वाला एग्रीमेंट आ जाता है, जिसको कौन मैनेज करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे तो हमारे पास जीआई एक्ट आ जाता है ऑफ 1999। और इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के तहत ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया में अनाउंस किए जाते हैं या जैसे इनको रजिस्टर किया जाता है, तो वो रजिस्टर कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दफ्तर है, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दफ्तर है, जहां पे आप इन प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाओगे। और एक बार प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लिया तो वो प्रोडक्ट 10 सालों के लिए उस टैग के तहत रहेगा, 10 सालों के लिए वो टैग जो है उस प्रोडक्ट को मिल जाएगा। मतलब क्या है, जब मैंने बोल दिया कि ये वाला प्रोडक्ट इस एरिया में मिलता है और ऑनलाइन उसका डाटा अवेलेबल है, अगर कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बेचने की कोशिश करेगा या डुप्लीकेट उगाने की कोशिश करेगा तो वो उसका जीआई टैग नहीं यूज कर सकता। अगर जीआई टैग यूज करेगा तो उस बंदे को पनिशमेंट हो सकती है। तो ये जो अधिकार है ये 10 सालों के लिए मिलता है, उसके बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर रिन्यू नहीं किया है तो वहां पे क्या है, 10 सालों के बाद उस प्रोडक्ट को कोई भी कहीं पे भी उगा सकता है, ठीक है, सेम वैरायटी को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो है, दिस इज द मिनिस्ट्री, की मिनिस्ट्री जिसके विद इन हमें डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो विद इन इंडिया जो इंटरनल ट्रेड है उसकी प्रमोशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विद इन एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखने को मिलेगा। ये दफ्तर जो है इस एक्ट के तहत अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या करता है, रजिस्टर करता है। और अगर इन प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है। और अगर इन प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना है तो उसके लिए ट्रिप्स वाला जो एग्रीमेंट है वो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसको कौन मैनेज करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बार बार ये न्यूज में रहता है, जब भी आता है तो एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या, कितने टाइम के लिए दिया जाता है, कौन सा दफ्तर है जो इसको अनाउंस करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा एक्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई कन्वेंशन है तो वो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है दैट इज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। रजिस्टर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस होते हैं, अभी भी इलेक्शंस होने वाले हैं तभी ये जो न्यूज के अंदर चल रहा है, रजिस्टर्ड है। शर्म आ रही थोड़ी बहुत तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग, कहाँ रह गए थे?
है। अच्छा, ओपन करो वो पीडीएफ। 10 बज चुके हैं, 9:51 हो गए। फर्स्ट वाला मैंने डिस्कस किया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाला। सेकंड वाला डिस्कस करना है, सेकंड पे आओ, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज पे। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ जो कल भेजी होगी आपको, उसको देखो। सो न्यूज के अंदर चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुछ नए रूल्स, जिनके तहत जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको जो सिंबल है वो अलॉट किए जाएंगे। देखो सिंपल चीज है, आपने पार्टी बनाई, आप क्या करोगे, उस पार्टी को आप रजिस्टर करोगे किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। जैसी पार्टी बनी, उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, रजिस्टर करता है। अब पार्टी रजिस्टर हो गई है, बट वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि उसको या तो स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल पार्टी उसको डिक्लेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी है, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास एक बेसिक प्रेजेंस है विद इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बोल सकते हो। एक तो आपके पास पंजाब हो गया, एक गुजरात हो गया, एक गोवा हो गया, और चौथी जो स्टेट आप मान सकते हो क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होते हैं, दैट इज दिल्ली। इन 4 जगहों पे अच्छी खासी वोट्स इनको मिली हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं पार्टी को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए एज अ स्टेट पार्टी और एज अ नेशनल पार्टी। रजिस्टर करने से आप रिकॉग्नाइज नहीं होते हो। और जो पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी जाती है ना, उसका एक परमानेंट, आप बोल सकते हो, सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी है तो झाड़ू उनका सिंबल है, वो कोई और नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रजिस्टर तो पहले है ही। देन हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये जो हाथ वाला सिंबल होता है वो किसका है, कांग्रेस का है, उसको कोई और नहीं यूज कर सकता। देन अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो कमल है उनका सिंबल, उसको कोई और नहीं यूज कर सकता। तो जो रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे, उनका सिंबल तो कोई और यूज कर ही नहीं सकता। जो पार्टीज की अभी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रीवियस इलेक्शन में नहीं रही है, तो उनको क्या है, हर बार जब इलेक्शंस होते हैं तो उनको नए सिंबल दिए जाते हैं। हर बार जब इलेक्शन होंगे उनको नए सिंबल मिलेंगे, उनका परमानेंट कोई एक सिंबल नहीं होता। और इन्हीं सिंबल्स के रिलेटेड अभी रिसेंटली जो नए रूल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनको सिंबल देने के लिए कुछ नए रूल्स हमारे पास आए हैं। कौन लेके आया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें देखो, registered unrecognized parties include newly registered parties, those not meeting the vote percentage for state party status, or those never contesting elections post registration। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो भी हो सकती है जिसको अभी अभी जस्ट रजिस्टर किया है और अभी तक एक भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इलेक्शंस में जब पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगी, उनको सिंबल तो चाहिए कोई ना कोई कि ये हमारा चोन निशान है, इसके ऊपर आपने वोट करके आना है। हो सकता है कि उसने इलेक्शन लड़ा है बट स्टेट के अंदर या नेशनल लेवल पे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो उनको सिंबल देना है, तो कुछ नए रूल्स हैं हमारे पास। वो रूल्स क्या बोलते हैं? तो नंबर 1 देखो, only 30% of the registered unrecognized parties participated in 2019 Lok Sabha elections. They are governed by Representation of People Act of 1951
undertaking that they would put up at least 5% of the total candidate with regard to said legislative assembly election of the state। अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज है, वो बोल रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का डाटा देखते हैं तो लोकसभा के इलेक्शंस जो हुए उसमें 70% जो पार्टिसिपेशन थी वो किसकी थी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की, और 30% जो पार्टिसिपेशन थी वो किसकी थी, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की। मतलब अभी नई नई पार्टीज बनी है, कोई ज्यादा बड़ा उनका बेस है नहीं। उन्होंने अगर खुद के लिए सिंबल लेना है तो उनको वहां पे क्या है, एक एफिडेविट की तरह आप बोल सकते हो, एफिडेविट्स देने पड़ते हैं। उनको शो करना पड़ता है कि जिस भी स्टेट के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस स्टेट की जो टोटल सीट्स है उसमें एट लीस्ट 5% सीट्स के ऊपर उन्होंने अपने बंदे खड़े किए, जीते नहीं, बंदे खड़े किए हैं। अगर 5% सीट्स के ऊपर, मान लो पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं एमएलए के लिए, टोटल 113 के अराउंड या 117 के अराउंड सीट्स हैं, उसमें से 5% सीट्स के लिए, जितनी भी 5% बनेगी, अगर 100 सीट्स हैं तो 5 सीट्स के ऊपर आपने एटलीस्ट अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए हैं। फिर आपको जो है वो इलेक्शन सिंबल जो है वो सेम मिल जाएगा, सबको सेम मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग बंदे को अलग अलग सिंबल मिलेगा। समझ रहे हो? अगर आपके 5% सीट्स के ऊपर आप अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो बट 5% सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हो तो उन सारे कैंडिडेट्स को एक ही सिंबल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आम आदमी पार्टी आई थी, ये कौन सी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी? ये तो अभी रिसेंटली स्टेट पार्टी पहले रिकॉग्नाइज हुई और उसके बाद नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुई। लेकिन जब ये पहली बार भी इलेक्शन लड़े थे सबके सिंबल क्या था, सेम था, झाड़ू था। जहां से भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा था उसका सिंबल क्या था, झाड़ू था, क्योंकि वो 5% से ज्यादा सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, आप बोल सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द न्यू रूल्स, अब जो नए रूल्स आए हैं वो क्या बोलते हैं। पहले तो ये सिस्टम होता था, अंडर न्यू रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 11 जनवरी 2014 registered unrecognized parties must provide audited accounts of last 3 financial year expenditure statements of last 2 elections। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप सेम सिंबल लेना चाहते हो, क्योंकि आपका परमानेंट सिंबल तो है नहीं, परमानेंट सिंबल सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का होता है, आप अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो। अगर आप सेम सिंबल लेना चाहते हो तो आपको क्या है, अपने अकाउंट्स का जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट्स का डाटा उन्होंने बता दिया कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो अकाउंट है उस पार्टी का, उसका पूरा डाटा देना है। इसके अलावा अगर लास्ट इलेक्शंस लड़े हैं तो पिछले 2 इलेक्शंस में उन्होंने कितना खर्चा किया, टोटल पार्टी ने कितना एक्सपेंडिचर किया, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करना पड़ेगा। जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अंदाजा लगा सकता है अकाउंट्स को देख के कि ये पार्टी का कितना का बड़ा बेस है और उस पार्टी को सेम सिंबल देने की जरूरत है या नहीं। नहीं तो अगर ये डाटा वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, चाहे वो एक पार्टी से खड़े हो रहे। इस चीज को ध्यान में रखना, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिकम एलिजिबल फॉर द कंसेशन ऑफ कॉमन सिंबल अलॉटमेंट एलोकेटेड एज पर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ये चीज याद रखना, अगर एक्ट पूछते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है आपका 1951 का, जिसके तहत सिंबल्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक सिंबल्स के रिलेटेड ऑर्डर कोई पूछ लिया जाए कि कौन से रूल्स हैं जो सिर्फ सिंबल्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत तो रजिस्ट्रेशन भी होती है, रिकॉग्नाइजेशन भी होती है, सिंबल भी दिए जाते हैं, उसमें तो ऑल अराउंड हर एक चीज की बात की जाती है। हमारे देश में 1968 के अंदर स्पेशल एक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया गया, दैट इज प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया, जिसको बोला जाता है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। इस 1968 के रूल के तहत आप बोल सकते हो प्रेजेंटली हमारे देश के अंदर जो सिंबल्स है वो अलॉट किए जाएंगे। और अगर आपने सिंबल सेम लेना है सारे कैंडिडेट्स के लिए तो पहले तो 5% वाली कंडीशन थी, अब आपको अपने पिछले 3 साल के अकाउंट का डिटेल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपके सारे कैंडिडेट्स को क्या है,
सेम सिंबल मिल पाएगा, अदरवाइज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को कोई नहीं पूछता। इस चीज को ध्यान में रखना। दैट्स इट, ये छोटा सा करंट अफेयर था, इसको आपने याद रखना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कैसे मिलती है, नेशनल पार्टी कैसे बना जाता है, स्टेट पार्टी कैसे बना जाता है। तो इस चीज को मैंने आपको पॉलिटी के अंदर लंबी चौड़ी कंडीशंस लिखाई थी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए ये कंडीशन है, स्टेट पार्टी बनने के लिए ये कंडीशंस है। अब आपको अगर वो कंडीशंस पढ़ी हैं, आपको पता है, तो तभी ये करंट अफेयर आपको समझ आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सब्जेक्ट जब स्टैटिक हो जाते हैं उसके बाद न्यूज़पेपर हमें समझ आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास है रेजुपेव टेक्नोलॉजी एट इंडो चाइना बॉर्डर। एक नई टेक्नोलॉजी है, इंडो चाइना बॉर्डर जो है इसके ऊपर रोड बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही आप बोल सकते हो माउंटेनियस एरिया में है। अब जब इंडो चाइना बॉर्डर की बात करते हैं तो इंडो चाइना बॉर्डर में हमारे पास 3 रीजन है और तीनों के तीनों एरिया ही माउंटेनियस एरिया है। वहां पे आपको बड़ा टफ टेरेन जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर की बात करें, एक तो ये लद्दाख वाला सेक्शन हमारे पास हो जाएगा, देन हमारे पास सिक्किम वाला सेक्शन आता है और उसके बाद हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्शन। ये 3 एरियाज है ना। चाहे तो आप वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर दो, दैट इज लद्दाख वाला बॉर्डर, चाहे आप सेंट्रल बॉर्डर की बात कर दो, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाला बॉर्डर। ये बीच में तो आपके पास क्या आ गया, नेपाल, यहां से तो बॉर्डर लगता ही नहीं है। चाहे आप सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये बीच में क्या आ गया, भूटान। चाहे आप इस ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर दो, जहां पे एक तरफ सिक्किम है एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तीनों ही एरियाज में, चाहे लद्दाख हो, चाहे हिमाचल उत्तराखंड वाला हो आपका, चाहे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला हो, तीनों ही एरियाज में क्या देखने को मिलेंगे आपको, माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स की वजह से क्या है, ये बॉर्डर बड़ी हाइट पे है। हाइट पे होने की वजह से क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा ज्यादा लो रहता है, क्योंकि जितना आप हाइट पे जाओगे उतना टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। लद्दाख में तो बहुत लो टेम्परेचर है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी जो बॉर्डर का एरिया है लो टेम्परेचर है, अरुणाचल में जो बॉर्डर का एरिया है अगेन लो टेम्परेचर है। यहाँ पे लो टेम्परेचर होने की वजह से जब रोड बनाने की हम कोशिश करते हैं तो वो लुक डालते हैं ना, लुक डाली जाती है ना रोड बनाने के लिए, जो ब्लैक ब्लैक डालते हैं वो मटेरियल, उस मटेरियल को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर उसको डाला जाता है, वो चीज होती है। वही रोड बनाने के रिलेटेड आपकी ये रेजू पेव टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो देखो यहाँ पे, the border road organization plans to enhance the operational capacity of the defense forces along the Indo-China border in Arunachal Pradesh by using an indigenous technology called RejuPave। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब बॉर्डर रोड्स की बात आती है, जब भी बात होगी बॉर्डर के रोड्स की, अब ये कहाँ पे बना रहे हैं, खास तौर पे ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में यहाँ पे रोड्स बना रहे हैं। जब भी बॉर्डर पे रोड बनाना है तो कौन बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के विद इन रोड बनाने हैं तो कौन बनाता है, नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज नाहाई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले तो ये याद रखो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर पे रोड्स बनाती है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जो विद इन इंडिया जो है इंटरनल जो रोड्स है उसको बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे रोड बनाने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं रेजुपेव टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या है, किसने डेवलप किया है, तो इट इज डेवलप्ड बाय CSIR, दैट इज CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। CSIR क्या है, CSIR क्या है, CSIR नेट भी तो होता है। हम्म,
वेरी गुड। CSAR क्या है आपका? जैसे CBSE है, वो क्या करता है? वो स्कूल्स को मैनेज करता है। CSAR क्या करता है? साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको मैनेज करता है हमारे देश के अंदर। उसी की एक बॉडी है, दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अलग है, इसके विद इन एक बॉडी है। उनके द्वारा बनाया गया है रेजुपेव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं ये? Rejupev is a bio-oil based asphalt modifier that reduces the heating requirement for bituminous mixes and preserves their temperature during transit। कुछ नहीं है इसमें। क्या है? ये एक बायो ऑयल है। बायो ऑयल का मतलब क्या है? जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनेगा। इस बायो ऑयल को जब हम क्या करते हैं बिटुमिनस के साथ, बिटुमिनस मतलब वो काला मटेरियल। बिटुमिनस क्या होता है? कोयला। बिटुमिनस क्या है? कोयले की एक वैरायटी। वो जो काला सा मटेरियल डालते हैं जिसको हम लुक डालते हैं, वो बिटुमिनस होता है। उसके अंदर क्या किया जाएगा? बायो ऑयल को मिक्स किया जाएगा। जिससे क्या है, अगर आपने बिटुमिनस को गर्म किया एक बार, तो वो लंबे समय के लिए गर्म रहेगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा। आपने एक टैंकर भर के उसको गर्म किया, उनके पास होते हैं ना वो टैंकर से, उसमें जिसमें वो गर्म करते हैं, धुआं निकल रहा होता है, भर के उसको गर्म किया, लंबे समय के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। किसकी वजह से? ये बायो ऑयल डालने की वजह से। और अगर वो ठंडा हो भी जाता है तो उसको गर्म करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा, ठीक ठाक टेम्परेचर पे वो इजीली गर्म हो जाएगा। क्यों? ये बायो ऑयल उसके अंदर मिक्स करके। सिंपल चीज। तो बायो ऑयल मिक्स करोगे जिससे क्या है, इजिली एक तो लो टेम्परेचर के ऊपर आप इसको गर्म कर पाओगे और इससे आप रोड बना पाओगे। और अगर गर्म कर लिया है तो ये बायो ऑयल जल्दी इसको ठंडा भी नहीं होने देता, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये जल्दी ठहरेगा भी नहीं, आप बोल सकते। सिंपल चीज। दिस इज द रेजुपेव टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। अब इसका इस्तेमाल कहां पे किया जा रहा है? खास तौर पे जो सेला रोड टनल है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और सेला रोड टनल की अगर हम बात करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे लंबी इन द सेंस डबल, जो आपकी लेन वाली है, डबल लेन चलती है, एक इधर एक इधर, आप बोल सकते हो डबल रोड चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे बनाते हैं ना वैसे। तो एक सबसे लंबी एक ये टनल बन जाएगी। इसके अलावा काफी ज्यादा हाइट पे है, दैट इज 13,000 फीट की हाइट के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगी। और ये टनल है कहाँ पे? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसको भी याद रखना कि जो सेला टनल है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये दुनिया की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल कहलाई जाएगी। राइट, अभी प्रेजेंटली बनाई जा रही है। और उस टनल के अंदर जो रोड्स बनाने हैं उसके ऊपर आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? रेजुपेव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो होता है, जल्दी जल्दी वो रोड बनाने वाला मटेरियल जिसको मैं बिटुमिनस बोल रहा हूँ, वो क्या है, ठंडा हो जाता है। बायो ऑयल डालने से वो जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होगा, दोबारा से गर्म भी करना है तो कम टेम्परेचर के ऊपर गर्म हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद देखो, थर्ड जो हमारे पास, फोर्थ जो करंट अफेयर है, दैट इज प्रेरणा प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये जो प्रेरणा प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेरणा प्रोग्राम है ये एक एक्सपेरिमेंशियल, आप बोल सकते हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट लर्निंग प्रोग्राम है जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? सबसे पहले 1-2 हफ्ते के लिए लगातार प्रोग्राम चलेगा, और चलेगा एज अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। मतलब क्या है? बच्चों को स्कूल के अंदर ही रहना है। रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना, बच्चे वहीं पे रहेंगे। मतलब ये प्रोग्राम दिन रात सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेगा। और यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास हैं, जैसे आईआईटीज हो गए, वहां से जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं वो स्कूल्स में आएंगे और बच्चों को, आप बोल सकते हो, नई नई चीजें सिखाएंगे। सिंपल चीज। जिससे क्या है, बच्चों की साइंटिफिक जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, बच्चों का इंटरेस्ट जो है
इनोवेशन के अंदर वो बढ़ेगा। सिंपल चीज है। बस यहाँ पे इतना याद रखो कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बेसिक थीम्स है, टोटल 9 थीम्स है, आप बोल सकते हो 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स। कौन कौन सी? एक तो योगा है, एक माइंडफुलनेस है, एक मेडिटेशन है, एक आपके पास एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, देन उसके बाद थीमेटिक सेशंस है, विजिट टू द एंशिएंट हेरिटेज है। इस तरीके से 9 अलग अलग थीम्स है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। बस इतना याद रखो कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बोल सकते हो लर्निंग करवाना। ठीक है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि साइंस 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 ही सिखाई जाएगी, जो हमारा कल्चर है वो भी सिखाया जाएगा, जो योग है वो भी सिखाया जाएगा, मेडिटेशन भी सिखाई जाएगी, जिससे क्या है ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो पाएगी। छोटा सा है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन लैंड स्लाइड सस्केप्टेबिलिटी मैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आईआईटी जो दिल्ली है, इनके द्वारा इंडिया का पहला हाई रेजोल्यूशन जो मैप है ये बिल्डअप किया जा रहा है। किसके लिए? लैंडस्लाइड के लिए। अब लैंडस्लाइड क्या चीज होती है? लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि जो आपकी जमीन है वो किसी कारणवश माउंटेनियस एरिया में किसी कारणवश क्या है, डाउन द स्लोप मूव कर रही। मान लो बहुत बारिश होगी, ऊपर जो मलबा है वो पहाड़ का मलबा सारा कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती हैं, उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि वहां की जियोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन्ड जियोग्राफी नहीं है, आप बोल सकते हो। नीचे जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा वीक है, थोड़ा बहुत भी अर्थक्वेक आता है तो अपर एरियाज में से पूरी लैंड स्लाइड करके नीचे पहुंच जाती है और गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसेंटली आया था, ये लैंडस्लाइड हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, और कितने लोग उसमें मारे गए। ठीक है। तो उसके लिए आपने एक हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड मैप बनाना है, जिस मैप के माध्यम से आप ये बता पाओगे कि कौन कौन से एरियाज में लैंडस्लाइड होती है या होने के चांसेस है, मतलब फ्यूचर में कहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है। अब अगर आपके पास एक मैप आ गया लैंडस्लाइड में कि कहां कहां पे लैंडस्लाइड होती है जनरली, या फिर कहां पे होने के चांसेस है, तो जो भी आपका शहर बसाया जाएगा, गांव बसाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, बंदा उसको देख के लगाएगा कि इस एरिया में नहीं होता, इस एरिया में होता है। समझ रहे हो? ये फायदा होगा इस मैप का। और इसको बनाएगा कौन? आईआईटी दिल्ली की हाइड्रोसेंस लैब। इसको भी आपने याद रखना है। राइट। तो यहां पे देखो, लैंडस्लाइड सस्केप्टेबिलिटी मैपिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मैप्स दैट डिपिक्ट एरियाज प्रोन टू द लैंडस्लाइड बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। For example, using data on the past landslide events and factors like slope, steepness, soil type, vegetation cover, computer model can analyze these variables to predict areas at high risk. सिंपल वो बात कर रहे हैं कि ये जो आपका मैप बनाया जाएगा, मैप में अलग अलग तरीके का डाटा जो हमारे पास जगह जगह पे अलग अलग दफ्तरों में अवेलेबल है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करके एक बढ़िया आप बोल सकते हो यहाँ पे एक मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि स्लोप की वजह से, स्लोप मतलब जो ढलान है, ढलान की वजह से कहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है। अच्छा, कई जगहों पे क्या ढलान ज्यादा नहीं होती है लेकिन सॉइल वीक होती है, पकड़ सॉइल की नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने जंगलों को काट दिया, वो नीचे वाली सॉइल इजीली क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। सॉइल टाइप की वजह से कहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, वेजिटेशन कम होने की वजह से, जंगल कम होने की वजह से कहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, सारा डाटा आपको बताया जाएगा। राइट। अब यहाँ पे देखो नीचे फीचर्स बताए गए हैं, डाटा का सोर्स क्या रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली द मैप इनकॉर्पोरेट्स 1.5 लाख नोन लैंडस्लाइड इवेंट्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं हमारे इंडिया के अंदर या हिमालय के अंदर, उस 1.5 लाख
लैंडस्लाइड्स का जो डाटा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ये बताने के लिए कि कहां कहां पे लैंडस्लाइड्स पास्ट में हुई हैं और कहां कहां पे दोबारा से होने की चांसेस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें 16 लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर्स रहेंगे, मतलब 16 फैक्टर्स बताए जाएंगे जिनके बेसिस के ऊपर आप बताओगे कि लैंडस्लाइड हो सकती है। वो 16 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सॉइल कवर हो सकता है, कितने ट्रीज हैं वहां पे वो हो सकता है, रोड कितने हैं, माउंटेन किस तरीके की रॉक का बना हुआ है, ये सारी चीजें हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको बताएंगे कि लैंडस्लाइड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज मशीन लर्निंग एनालिसिस। तो यहाँ पे जो डाटा है इसकी एनालिसिस जो है, ये जो डाटा है इसको इकट्ठा करना, ये मैप बनाना, ये सब इंसानों के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये कंप्यूटराइज्ड होगा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, गलती का कोई चांस नहीं बचेगा। इसके बाद हाई रेजोल्यूशन मैपिंग है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली आप छोटे छोटे हर एक एरिया का बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला 100 स्क्वायर मीटर के अंदर, 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो डाटा है, किलोमीटर नहीं आई थिंक मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर के अंदर, यस यही तो इसकी स्पेशलिटी है, 100 स्क्वायर मीटर के अंदर मतलब 100 मीटर ऐसे, 100 ऐसे, 100 ऐसे, 100 ऐसे, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स का ये बता सकता है। एक होता है कि आप सीधा 100 किलोमीटर के अंदर बता दो, तो वो तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, कहीं पे कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ये एग्जैक्ट बताएगा कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ पे घर मत बनाना। ये जो इसमें 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे बना लेना। अगर बोल दिया कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लैंडस्लाइड होती है, तो वो सारे में तो होती नहीं होगी, वो होती होगी किसी छोटे एरिया में, बाकी आपने क्या है बेवजह ही खाली करवा दिया। ये होता है हाई रेजोल्यूशन, मतलब ज्यादा जूम करके बताना कि ये है एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे लैंडस्लाइड होती है, राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू रिस्क जोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल देखो लैंडस्लाइड्स ना 3 एरियाज में होती है, याद रखना। एक तो ये हिमालयाज का वेस्ट हिमालयाज वाला एरिया है, एक हमारा जो ईस्ट हिमालयाज वाला एरिया है, और एक जो आपको वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये वाली जो स्टेट्स हैं जो हमारी वेस्ट किनारे के ऊपर पड़ती है, वहां पे भी आपके पास वेस्टर्न घाट्स है ना, क्योंकि केरला के अंदर कई इवेंट देखे गए हैं लैंडस्लाइड। तो 3 एरियाज हैं, एक तो वेस्टर्न हिमालयास, एक ईस्टर्न हिमालयास, एक वेस्टर्न घाट्स, ये 3 एरियाज हैं जहां पे हमारे यहाँ लैंडस्लाइड होती है। तीनों के बारे में बताया जाएगा, नए नए एरियाज बताए जाएंगे, ठीक है, जिसके बारे में पहले किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। सो रिस्क जोन बताए जाएंगे कि ये रिस्क जोन है, इसमें कुछ मत करना। देन ये जो डाटा है ये ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल रहेगा, सो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा फ्यूचर यूज इसका ये रहेगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की जो डिस्ट्रिक्ट्स आपने बता दी कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है जहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो वहां की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो अथॉरिटी होगी, ऑटोमेटिकली उस एरिया को पहले से मैनेज कर लेगी, वहां पे हैबिटेशन को रोकेगी, वहां पे विलेज बसने को रोकेगी, वहां पे खेती को रोकेगी कि आपकी उजड़ सकती है खेती मत करो, है ना। या फिर आप बोल सकते हो वहां पे किसी इंडस्ट्री के लगने को रोकेगी, उस एरिया को खाली रखेगी जो कि नुकसान कम से कम हो पाए, तो वो मैनेजमेंट हो जाएगी, उनको हेल्प हो जाएगी। नीचे आपको मैप दिया गया है, मैप के अंदर देखो बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वेस्टर्न हिमालयाज में जहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, जिसमें देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का कुछ एरिया आ जाता है, दिख रहा है। नंबर 2 ईस्टर्न हिमालयाज में 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं। और इसके अलावा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कहां पे है, तो वो है
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो ईस्टर्न हिमालयाज में, उसके बाद वेस्टर्न हिमालयाज में, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, ऐसे। ये क्या है? लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, मतलब वो एरिया जहां पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस है। एक पूछा जाता है कि लैंडस्लाइड के सबसे ज्यादा इवेंट कहां पे देखने को मिले हैं, वो डाटा अलग होगा। लैंडस्लाइड प्रोन होना मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस है, हुई हो सकता है अभी ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रेजेंट में कहां पे हुई है, तो वो वेस्टर्न हिमालय। लैंडस्लाइड प्रोन जोन में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है। बहुत सिंपल है शानू, दिमाग खोल के सुनो, खिड़कियां खोल के। एक तो है कि कितना एरिया है जो खतरे में है, सबसे ज्यादा खतरे में एरिया जो है वो ईस्ट हिमालयस वाला है, नंबर 2 पे वेस्ट हिमालयस, नंबर 3 पे वेस्टर्न घाट्स। लेकिन रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आए कहां पे हैं, वो आए हैं वेस्टर्न हिमालय। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आए हो, वहां पे डेंजर जोन तो है लेकिन अर्थक्वेक नहीं आया, उसकी वजह से लैंडस्लाइड कंपैरेटिवली कम हुई। तो खतरे वाली घंटी सबसे ज्यादा इधर है, बट अभी रिसेंट ईयर्स में यहाँ पे कम लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पे ज्यादा हुई। इस चीज को याद रखना, नीचे हम डाटा देखेंगे इस चीज का। ओवरऑल आपने डाटा याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया के अंदर जहां पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। ये डाटा आपने जरूर याद रखना है। अब उसके बाद देखो लैंडस्लाइड की डेफिनेशन दी गई, जैसे मैंने आपको बताया, अ लैंडस्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रीज डाउन द स्लोप। मतलब जो मटेरियल है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? लैंडस्लाइड बोल देंगे। वो चाहे अर्थ मतलब सॉइल मूव कर रही है, चाहे डेब्रीज मूव कर रही है, डेब्रीज इन द सेंस, कभी देखा है ना ऊपर से पत्थर गिरते हैं बहुत सारे नीचे की तरफ, वो सब क्या है? वो लैंडस्लाइड है आपका। तो यहाँ पे टाइप्स क्या हो सकती है? एक तो डेब्रीज फ्लो हो सकता है। डेब्रीज फ्लो मतलब कंकर पत्थर, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ भागेंगे। दे आर कॉमनली कॉज्ड बाय इंटेंस प्रेसिपिटेशन एंड रैपिड स्नो मेल्ट। जब देखो सिंपल सी बात है कि हायर एरियाज में स्नो जमी हुई है पत्थरों के ऊपर, तो वो पत्थर वहां पे अटक जाते हैं। जैसे स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो वो पत्थर क्या है? रिलीज हो गए और वो पत्थर नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? स्नो के साथ ही पत्थर आते हैं, ये भी याद रखना। जब जैसे अवलैंचेस की बात नहीं करते कि एक तूफान आता है जिसमें पूरे का पूरा ग्लेशियर मूव करता है, वो भी लैंडस्लाइड का ही एक पार्ट है, आप बोल सकते हो। देन अर्थ फ्लो आ जाता है। अर्थ फ्लो का मतलब क्या है? इट इज डाउन द स्लोप विशियस फ्लो ऑफ फाइन ग्रेन्ड मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर। तो यहाँ पे देखो कि पहाड़ के ऊपर वाले एरिया से पूरे की पूरी जो मिट्टी है, डेबरीज नहीं, पत्थर कंकर पत्थर नहीं, जो मिट्टी वहां पे जमा थी, वो पूरी की पूरी मिट्टी क्या है? नीचे की तरफ मूव कर रही है। पूरी की पूरी सॉइल जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, उसको क्या बोल देंगे? अर्थ फ्लो। एक हो सकता है मड फ्लो। मड फ्लो का मतलब क्या है? मड मतलब गारा, जिसको बोलते हैं गारा इन द सेंस जो पानी मिक्स हो जाता है जब मिट्टी के अंदर, तो वो जो लिक्विड सा आपका मटेरियल बन जाता है उसको बोलते हैं मड। वो मड अगर मूव करती है, वो कब मूव करेगी? जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, जैसे अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। वो कौन सी लैंडस्लाइड्स है? वो मड फ्लो है, आप बोल सकते हो। ऊपर से ऐसे मलबा पूरा नीचे की तरफ आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? पानी में मिक्स होने के बाद। और उसके बाद है क्रीप। क्रीप क्या हो सकता है? स्लो स्टडी एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। धीरे 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 प्रोडक्ट जो है ऊपर से वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एकदम से नहीं होता है। राइट? इस चीज को आपने याद रखना है। आपने वीडियो बनानी है? 1 मिनट दो, फिर अभी बना लेते हैं। सो लैंडस्लाइड में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है? तो ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब बना लेना मैं।
तो जब हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड का मतलब क्या है कि आपका जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो अपर एरिया से लोअर एरिया की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्लोप की वजह से हो सकता है, बारिश की वजह से हो सकता है। सबसे ज्यादा जो एरिया है जो लैंडस्लाइड प्रोन है वो आपको कहां पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा ईस्टर्न हिमालयाज में। नंबर 2 पे जो एरिया आता है वो आपको कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। और तीसरा जो एरिया है वो आपको कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर। दीज आर द एरियाज दोज आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड। लेकिन रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा जो हमें इंसिडेंट देखने को मिले हैं वो कहां पे मिले हैं? वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे हमें रिसेंटली लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसमें क्या है हजारों की गिनती में लोग जो है वो मारे गए हैं। इसी के ऊपर जो आईआईटी दिल्ली है उसके द्वारा रिसेंटली क्या है, एक मैप बनाया जा रहा है, जिस मैप के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस एरिया में लैंडस्लाइड होने के चांसेस है। तो उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं? हैबिटेशन को रोक सकते हैं। सिटीज वहां पे ना बसाई जाए, वहां पे इंडस्ट्रीज ना लगाई जाए, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का नुकसान ना हो। लैंडस्लाइड को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इसीलिए ये जो मैप है इसको बनाया गया है। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडियाज वल्नरेबिलिटी। इंडिया में लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे देखो, सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 5 कंट्रीज जहां पे लैंडस्लाइड होता है। तो मतलब हमारे यहाँ पे अच्छे खासे केसेस है लैंडस्लाइड के। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी कॉज जो रहता है लैंडस्लाइड का, कि बेसिक कारण क्या है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, वो कारण रहता है रेनफॉल। अक्सर बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड होती है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास पहाड़ है इस तरीके से, और हमारे पास हिमालयस वाले जो पहाड़ है वो खास तौर पे क्या है, वीक रॉक के पहाड़ है। सेडिमेंट्स मिले और पहाड़ बन गया। अब यहाँ पे लगातार बारिशें हो रही हैं। बारिश क्या करती है, पानी का जो बारिश का पानी जो होता है वो सीप इन करता है। सीप इन होने के बाद कहीं ना कहीं से वो सीप आउट करेगा। अब यहां से अंदर घुस रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, ये पूरा एरिया नीचे स्लाइड करा, क्योंकि पहाड़ के साथ जो उसका कांटेक्ट था वो इस पानी की फ्लो की वजह से टूट गया। है ना, बोलते खार पड़ गई। ये खार पड़ना क्या होता है, एट दी एंड ये पूरी जमीन नीचे की तरफ खिसक जाएगी। राइट, देन उसके बाद देखो जियोग्राफिकल वर्नेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, एक्सक्लूडिंग द स्नो कवर्ड एरियाज ओवर 12% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया इज सस्केप्टेबल टू द लैंडस्लाइड। ये डाटा दिमाग में बिठा लो। जब भी लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमारे इंडिया का टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 12% एरिया ऐसा है जहां पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इसके अलावा रीजनल लेवल पे अगर हम देखें, ओवर 66% ऑफ द लैंडस्लाइड अक्कर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे आ रहे हैं अभी रिसेंटली? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, मतलब ये एरिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोन एरिया स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो वो कहां पे है? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे हो रहे हैं? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में। 66% जो टोटल हमारे देश में लैंडस्लाइड हो रही है उसमें से 66% वेस्टर्न हिमालयाज में। और वेस्टर्न हिमालयाज में भी खास तौर पे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो रुद्रप्रयाग, टहरी गढ़वाल, ये सारे एरियाज कहाँ पे हैं? ये सब आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। 19% जो लैंडस्लाइड के केसेस हैं ये आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं? ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर। और बचे हुए 14% कहां पे होते हैं? वेस्टर्न हिमालय। डाटा समझ आया? ऊपर वाला मैप देखो, मैप में क्या था? 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया यहाँ पे था। 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया यहाँ पे है। और 1 लाख
स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट्स में। सबसे ज्यादा प्रोन एरिया इधर, नंबर 2 इधर, नंबर 3 इधर। सबसे ज्यादा इंसिडेंट नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 3 यहाँ पे। मतलब सबसे कम एरिया और सबसे कम इंसिडेंट वेस्टर्न घाट्स में। तो ये दोनों डाटा आपने याद रखनी है। परसेंटेज याद रख पर सको तो वो भी बढ़िया है, अगर एरिया याद रख सको वो भी बढ़िया है। ठीक है। देन उसके बाद इंपैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड क्या रहेगा, क्या क्या इंपैक्ट रहता है। तो रिसेंटली देखने को मिला कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्पेशली जो केरला का एरिया है वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट लैंडस्लाइड के देखने को मिले बारिश की वजह से। तो जिससे क्या होगा, हैबिटेशंस खराब हो जाती हैं। अच्छा, उससे पहले कॉजेज क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कॉज हो सकता है हैवी रेनफॉल, बहुत बारिश हुई, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वो पूरा एरिया जो है नीचे की तरफ मूव कर गया। नंबर 2 स्टीप स्लोप हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो पहाड़ होते हैं जेंटल स्लोप वाले ऐसे, एक पहाड़ होते हैं इस तरीके से। जितना स्टीप होगा उतने चांसेस ज्यादा है कि ऊपर वाला मटेरियल नीचे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि जितना सीधा खड़ा करोगे पहाड़ को उतना ग्रेविटी उसको खींचेगी। अगर ऐसे स्लोप थोड़ी सी आपकी जेंटल है तो वो कम नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो स्टीप स्लोप हो सकती है। देन अर्थक्वेक हो सकता है, जब अर्थक्वेक होगा ऊपर वाला मटेरियल खिसक के कहाँ आएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप ऊपर जाके माइनिंग कर रहे हो, जब यहाँ पे जाके माइनिंग कर रहे हो मतलब क्या है, यहाँ से आप पहाड़ के अंदर घुस रहे हो, पहाड़ के अंदर घुसे तो आपने ये कनेक्शन तोड़ दिया, कनेक्शन तोड़ दिया तो कल को ये टूट के नीचे गिर सकता है। आपने माइनिंग के लिए यहाँ पे ऐसे खड्डा बनाया, बारिश आ गई उस खड्डे में पानी भर गया, तो मतलब क्या है, आप पूरा पहाड़ जो है वो खोखला कर रहे हो, अब वो पहाड़ नीचे गिरेगा। या फिर हो सकता है कि ऊपर वाली मिट्टी नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो थे उनको आपने काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दी। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन करोगे, प्लांट्स को काटोगे, तो ऊपर वाली मिट्टी जिसको प्लांट्स की जड़ों ने जकड़ा हुआ था, अब वो मिट्टी क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगी। वो भी कारण हो सकता है, ह्यूमन कारण भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सारा रोड तबाह हो गया ना, शिमला वाला, जैसे बारिशें आई, सारे रोड के ऊपर क्या हुआ, वो क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुई, पूरे का पूरा रोड नीचे की तरफ चला गया। वो क्या था, लैंडस्लाइड। अगर वहां पे आपने रोड ना बनाया होता फिर वो लैंडस्लाइड ना होती, क्योंकि आपने क्या किया, पहाड़ को कट किया। पहाड़ को कट करके मतलब वेजिटेशन तो आपने उड़ा दी, नीचे से कंकर पत्थर निकल आए, उसमें जैसे ही पानी जाएगा वो पूरा नीचे गिर जाएगा। हिमाचल में कितनी जगहों पे ये चीज, आधा आधा रोड नीचे चला गया, आधा ही बचा एक साइड वाला ही, यही हुआ ना अभी बारिशों के दौरान। देन उसके बाद अंडरलाइंग जियोलॉजी। अंडरलाइंग जियोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके की मिट्टी वहां पे अवेलेबल है। देखो, अगर तो वहां पे पत्थर या मिट्टी ऐसी अवेलेबल है जिसका आपस में इस तरीके से बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। साउथ इंडिया में क्यों है लैंडस्लाइड, क्योंकि वहां पे आपको खास तौर पे ऐसी रॉक मिलती है इन पहाड़ियों में, जो रॉक क्या है, लावा के जमने से बनी। लावा जमा तो एक बड़ी कंक्रीट रॉक बनती है जो क्या है, इजिली फॉल नहीं करेगी, आप बोल सकते हो। हिमालयाज में वो एक्चुअली क्या है, मलबा है जो इकट्ठा हुआ है। समुंदर के अंदर मलबा था, तैथी सी के अंदर, बाद में वो मलबा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया और क्या बन गए, हिमालयाज बन। तो वो मलबा है, तो वो मलबा कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो वो बॉन्ड वीक होगा, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आपको हिमालयाज में ज्यादा, वेस्टर्न घाट्स में कम देखने को मिलती है, राइट। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, तो आपने कारण जब बताने हैं, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि लैंडस्लाइड डिजास्टर जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट उसका पार्ट है, उसमें पूछा जाता है क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने होते हैं हमारे यहाँ पे, ये डाटा आपको देना पड़ेगा। ये मैप आप बना सकते हो, ये डाटा मैप के अंदर आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। नंबर 1 तो ये है कि जनता मरती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, और अप्रोक्सीमेटली 50,000 डेथ जो है वो हमें देखने को मिली है, अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर डाटाबेस। कितने टाइम पीरियड के बीच में, 20 सालों के अंदर, 2000 से 2020 के अंदर, इन 20 सालों में 50,000 लोगों की डेथ हुई है लैंडस्लाइड में। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, केदारनाथ के अंदर देखो, 2013 में केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुई थी, लैंडस्लाइड ही थी वो,
बारिश की वजह से क्या हुआ, ऊपर एक लेक थी, लेक का जो एक साइड था वो किनारा वो क्या स्लाइड कर गया नीचे की तरफ, लेक में जितना पानी था सारा केदारनाथ को डुबो गया, जिसमें उस टाइम पे 6000 डेथ हमें देखने को मिली। तो इस 50,000 के डाटा में 6000 केदारनाथ का है, इसको आपने याद रखना 2013 वाला। जब भी लैंडस्लाइड में डिजास्टर की बात करो तो केदारनाथ वाली एग्जांपल आप देख सकते हो, चमोली वाली एग्जांपल आप दे सकते हो जो रिसेंट है। नीचे देखो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट तो ऑटोमेटिकली है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड से क्या हुआ, पूरे का पूरा वो जो एरिया था नीचे की तरफ गया, अब उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जंगली जानवर थे वो भी सारे मरे, वहां पे जितनी भी इकोलॉजी थी, जो भी इकोलॉजिकल लाइफ थी वो सब खत्म होगी आपकी। देन अगर ये लैंडस्लाइड होके ये सारा मलबा क्या है ये नदियों में चला जाता है, नदियों में चला जाएगा तो नदियों के अंदर क्या है सेडिमेंट्स बढ़ जाएंगे, वहां की लाइफ भी खराब हो जाएगी। एट दी एंड ये सेडिमेंट्स जाके कहाँ पहुंचेंगे, समुद्र के अंदर, वहां पे भी क्या है आप बोल सकते हो पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। हमारे यहाँ पे बहुत कम नदी है जिनका साफ क्लीन वाटर होता है, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज जितनी भी आपको रिवर्स जो पहाड़ों से आती है उनका पानी का रंग क्या होता है, ब्राउनिश या रेडिश कलर होता है। क्यों, वो मिक्सअप होने की वजह, मिट्टी सॉइल मिक्सअप होती जाती है, और लैंडस्लाइड से और ज्यादा मिक्सअप हो गया आप बोल सकते हो। देन उसके बाद देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रप्शन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 2021 के अंदर चमोली डिजास्टर हमें देखने को मिला, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन द उत्तराखंड। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में देख लो, चलो और कुछ नहीं पता तो उसके बारे में तो रिसेंट हमें पता है, जो भी जैसे वो शिमला वाला बस स्टैंड गिरा है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, पूरी बस स्टैंड के पीछे पूरी बिल्डिंग नीचे की तरफ गिर गई, कितने लोगों के घर तबाह हुए आप बोल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, रोड्स खराब होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की रिपोर्ट, उन्होंने बताया कि हैवी रेनफॉल की वजह से नेपाल के अंदर 2020 में 9000 हाउस होल्ड जो है, 9000 जो परिवार है उनको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, बारिश की वजह से, मतलब बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, उनके एरियाज में तबाही मच गई, घर उनके बर्बाद हो गए, उनके घर छिन गए। अब पहाड़ी इलाके में ये होता है, जैसे प्लेन इलाके में ये है कि अगर अर्थक्वेक आएगा किसी का, मान लो घर गिर भी गया, मलबा तो उधर ही है ना, उठा के दोबारा बना सकते हो। लैंडस्लाइड में ये है कि वो पूरा घर मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है, और दोबारा से उस एरिया में आप घर भी नहीं बना पाओगे, आपको कहीं और जाके घर बनाना पड़ेगा, कि वो एरिया वीक है और आप देख चुके हो, दोबारा घर बनाना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी करना। तो मतलब 9000 हाउस होल्ड है जिनको अपने घर छोड़ने पड़े नेपाल के अंदर 2020 के अंदर, सिर्फ हैवी रेनफॉल की वजह से, क्योंकि रेनफॉल से लैंडस्लाइड हुई वहां, राइट। इसके अलावा नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि जोशीमठ सिंकिंग, उत्तराखंड के अंदर एक एरिया है जोशीमठ वाला, जो क्या नीचे की तरफ दफन होता जा रहा है, दफन होता जा रहा है। इसके बारे में न्यूज पढ़ना कहीं पे या वीडियो कोई देखना, आपको प्रॉपरली दिखाएंगे कैसे वो दफन हो रहा है, मतलब वो एरिया नीचे की तरफ धस रहा है। वहां पे जितने भी लोगों के घर हैं, घरों के अंदर ऐसे क्रैक आ गए हैं, क्योंकि उसके नीचे वाला जो सॉइल है, जो स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो वीक है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ मूव होता जा रहा है। तो वो भी लैंडस्लाइड है आप बोल सकते हो, क्योंकि पूरा आपका जो जमीन है वो नीचे धस रहा है, और घरों के अंदर तरेड़े आ गई हैं, दराड़े आ गई हैं आप बोल सकते हो, समझ रहे हो ये चीज। देन जून 2023 के अंदर आपको मणिपुर की नोनी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर आपको देखने को मिला, मई 2023 के अंदर आपको ब्राजील के अंदर, मार्च 2023 के अंदर आपको कोलंबिया, अगेन साउथ अमेरिका के अंदर आपको लैंडस्लाइड देखने को मिली, जहां पे कितने सारे लोग मारे गए। अब मणिपुर वाले में देखो अप्रोक्सीमेटली 58 लोग जो है वो मारे गए। तभी मैंने बोला कि 20 सालों में, पिछले 20 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मरे हैं लैंडस्लाइड में। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। कहीं पे भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड आप नहीं रोक सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड खास तौर पे नेचुरल कारणों की वजह से होती है, ठीक है। ह्यूमन रीजंस की वजह से लैंडस्लाइड होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आप बोल सकते, वो केसेस कम है कंपैरेटिवली।
तो यहाँ पे लैंडस्लाइड के नुकसान को कम करने की आप कोशिश कर सकते हो। वो कैसे हो सकता है, जैसे अभी ये मैप बना रहे हैं, तो जो प्रोन एरियाज आपको बताए हैं उन एरियाज में घर मत बनाओ। जहां पे लैंडस्लाइड होगी होती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, द नेशनल लैंडस्लाइड सस्केप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 2013 aims to map 0.42 million square kilometer landslide prone areas across India at macro scale। मैक्रो स्केल का मतलब होता है मोटा मोटा आपने बता देना है कि कहां कहां पे। अभी जो आ रहा है वो क्या है, ज्यादा माइक्रो लेवल पे आपको बताएगा, है ना। तो ये एक आपका प्रोग्राम चलाया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, 2014 के अंदर। ये एक हमारे पास इनिशिएटिव है। इसके बाद नीचे देखो, the goal is to enhance understanding, assessment, and management of the landslide prone regions in the country through comprehensive mapping and geospatial analysis। तो करना क्या चाहते हो आप, मैनेजमेंट करना चाहते हो। आप ये मैपिंग करके ये पता करना चाहते हो कि किन किन एरिया में लैंडस्लाइड आती है, कौन से एरिया प्रोन है, फ्यूचर में कहां पे खतरा हो सकता है। उन एरियाज की मैनेजमेंट आप पहले ही करके रखोगे। अगर आपको पता है कि इस एरिया में लैंडस्लाइड हो सकती है, उस एरिया से रोड मत बनाओ, समझ रहे हो, कहीं और से रोड बना लो, या फिर पहले उस एरिया को मत छेड़ो, वहां पे फ्लाईओवर बना लो सीधा, जैसे अभी बना रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको, सोलन वगैरह में अभी सीधा फ्लाईओवर बना के निकाल रहे हैं, पहाड़ों के आसपास रोड बना ही नहीं रहे, क्योंकि वो सारे स्लाइड कर जाते हैं नीचे, क्योंकि वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, राइट। देन उसके बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, अ डिटेल्ड गाइड आइडेंटिफाइंग लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स इन कंट्री। ये सारे आपने बताने हैं कि 2014 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मैपिंग का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इसरो है, इसरो की एक बॉडी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, उनके द्वारा लैंडस्लाइड एटलस, एटलस मतलब मैप, जिसमें आपको पॉइंट्स बताए गए कि ये एरियाज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे क्या लैंडस्लाइड हो सकती है। और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है ऑन लैंडस्लाइड एंड स्लो एवलेंचेस, एवलेंच मतलब जो बर्फ आपकी पूरी की पूरी, जो ग्लेशियर्स पूरे के पूरे नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, वो भी पार्ट ही है लैंडस्लाइड का। तो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, ये भी इसके ऊपर बात करती हैं कि किस तरीके से इस डिजास्टर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एट द एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नंबर 1 तो मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग करो कि कहां कहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है। नंबर 2, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जब भी ये रोड्स बनाते हैं तो सबसे पहले आपको डिटेक्शन करनी चाहिए कि कहां पे रोड बनाया जाए, कहां पे रोड ना बनाया जाए, सिंपल चीज है। उसमें देखो, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू इंस्टॉल लैंड स्लिप डिटेक्शन सिस्टम ऑन द कोची धानुषकोडी नेशनल हाईवे इन मुन्नर। द सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी के द्वारा ना एक सिस्टम डेवलप किया गया, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किन एरियाज में जो लैंड है वो मूव कर सकती है, तो उस एरियाज में आप रोड नहीं बनाओगे, सिंपल चीज। या फिर वहां पे कुछ इस तरीके का रोड बनाओगे, कंक्रीट रोड बनाओ जो टूटे ना, जैसे सुखबीर बादल बोलता है कि बम गिराओ टूटेगा नहीं, तो वैसा रोड बनाओ वहां पे, आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। देन उसके बाद लैंडस्लाइड हजार्ड मैप आपने बनाने हैं। हजार्ड एक तो है आपने ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, लैंडस्लाइड होने से पहले बताना है, एक लैंडस्लाइड हो चुकी है उसके बाद बताना है कि यहाँ यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि उससे आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हो। तो उसमें आप जैसे यूएवी की बात करें, यूएवी का मतलब क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ड्रोन्स नहीं होते जो, जैसे वो वीडियो बनाने के लिए नहीं उड़ाते हैं, वो क्या है, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसको आप नीचे से कंट्रोल करते हो और वो ऊपर अपना उड़ता है। उस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल करके आप ऊपर से डिजास्टर देख सकते हो कहां पे कितना हुआ। ऐसे ही करते हैं, और क्या करते हैं, जब आपको वीडियोस दिखाते हैं कि ये हो गया, और वो कैमरा लेके ऊपर थोड़ी ना बैठते हैं, मरना है उन्हें उधर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेजर स्कैनर्स हो सकते हैं जो आपको बताएंगे, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन हो सकता है सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके। देन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ब्राजील का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं स्नेक सिस्टम।
स्नेक सिस्टम के तहत क्या है, ये अर्ली वार्निंग्स दे देते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। लैंडस्लाइड कहाँ पे हो सकती है ये आप बता सकते हो, लेकिन जब लैंडस्लाइड होने वाली है आप वार्निंग देने वाला सिस्टम नहीं होल्ड करते हो, तो हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे अर्थक्वेक आने से पहले कोई वार्निंग नहीं आती, ये चीज को ध्यान में रखना। साइक्लोन आने से पहले हमारे पास वार्निंग आ जाती है, मोबाइल, हर एक के मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, हैवी रेनफॉल की अर्ली वार्निंग। लैंडस्लाइड की नहीं आती, ना ही अर्थक्वेक की आती है। ब्राजील ने ये सिस्टम डेवलप किया है जिसको वो बोलते हैं स्नेक सिस्टम। सो उसको, उससे हमें सीखना चाहिए, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है कि एक्सपर्ट जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका ग्रुप बनाना चाहिए इन एरियाज की स्टडी करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। देन इसके अलावा लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के लिए परमानेंट आपको सोल्यूशन ढूंढने चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर कहाँ पे की जा रही है, भी हर जगह एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप हर जगह एग्रीकल्चर करोगे मतलब क्या है, आप पहाड़ों के अंदर जो जंगल का एरिया उसको सफाया करोगे। नॉर्थ ईस्ट में यही होता है, वहां पे मोस्टली ट्राइब्स रहती हैं, वो क्या करती है, जंगली जो पेड़ है उनको आग लगा के वहां पे खेती करते हैं, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। समझ रहे हो? तो वो उन चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर का एरिया पहाड़ों में बढ़ाओगे मतलब क्या है, उतने ज्यादा आप जंगलों का सफाया करोगे। खेती करने के लिए तो प्लेन आपको एरिया चाहिए ना, और वो एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड होता है, उसको लिमिट करना है। एफॉरेस्टेशन करनी है। एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से जंगल उगाने हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को दोबारा से उगाना अच्छे लेवल पे। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में होती है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास पहाड़ है, आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे टेरेसेस बना लो, इस तरीके से सीढ़ियां बना लो आप बोल सकते हो, और यहाँ पे खेती करो, यहाँ पे खेती करो, यहाँ पे खेती करो, यहाँ पे खेती करो। समझ रहे हो? इससे क्या होता है, इससे आपकी लैंडस्लाइड रुकती है। मान लो यहाँ से कोई चीज मलबा नीचे की तरफ गया, वो इधर सेटल हो जाएगा, वो नीचे नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो? वो इधर ही इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दी, सीढ़ियां बना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि छत से पानी नीचे की तरफ आ रहा है और पानी के अंदर बहुत मिट्टी है, और आपने क्या है, सीढ़ियां बनाई हुई हैं, तो क्या होगा, उन सीढ़ियों के ऊपर जमा हो जाएगा, नीचे बहुत कम पहुंचेगा। समझ रहे हो ये चीज? तो मतलब रोकने का एक तरीका भी हो सकता है कि बीच में ये प्लेन प्लेन एरियाज आएंगे, वहां पे वो रुकता जाएगा, आप बोल सकते हो, उन स्टेप्स के ऊपर। दैट इज टेरेस फार्मिंग, इसको आपने याद रखना है। दैट्स इट ऑल अबाउट द लैंडस्लाइड्स। तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी लिखना है, तो क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर लिख के मुझे दिखाना क्या लिखते हो। तो लिखना, इन द रिसेंट ईयर्स, इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया फेस्ड, फेस एफ से, इंडिया फेस्ड द डिजास्टर ऑफ, द डिजास्टर ऑफ landslides, the disaster of landslides due to heavy rainfall, due to heavy rainfall in Himalayan region, due to heavy rainfall in Himalayan region, comma, critically analyze, critically analyze causes of landslides in India, critically analyze causes of landslides in India and suggest way forward, and suggest way forward मतलब suggestions दो, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, और रिसेंटली कौन से आपके पास इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ये जो आपको 2023 के मैंने बताए हैं, ये एग्जांपल्स दे सकते हो।
उसके बाद आपने बताना है कितना एरिया है जो प्रोन टू लैंडस्लाइड है, कितने परसेंटेज लैंडस्लाइड कहाँ पे हुई है रिसेंट ईयर में, तो बताना 66% नॉर्थ वेस्ट हिमालयस में हुआ है। उसके बाद फिर कॉजेज बताना सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं, सारे कॉजेज में दो दो लाइन लिख देना। देन उसके बाद सुजेशंस देना जो नीचे मैंने आपको बताए हैं कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो, आप सस्केप्टेबिलिटी मैपिंग जैसे की जा रही है ये की जा सकती है, एग्रीकल्चर को लिमिट किया जा, ये सारी बातें बस वहां पे लिखी। 7-8 आपने सुजेशंस देने हैं, 200 या 250 वर्ड्स में इसको लिखना है आपने, 250 वर्ड्स में लिख लेना, लेकिन लिखना अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम न्यूज में क्यों चल रहा था? कृष्णा राजा सागर डैम आपको कावेरी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा कर्नाटका के अंदर। डैम क्यों बनाया जाता है? रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए डैम की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिवर के पानी को स्टोर कर सकते हो, फिर उस पानी को अपने अकॉर्डिंग जिस शहर में पहुंचाना चाहते हो पहुंचा सकते हो। क्योंकि साउथ इंडिया में ये जो नदियां है ना ये पूरा साल नहीं बहती है, पूरा साल मतलब इन द सेंस पानी तो रहता है बट एक सीजन होता है जब इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, एक सीजन होता है बहुत ना के बराबर पानी होता है। जैसे हमारे यहाँ पे घग्गर है, घग्गर में भी यही है, पूरा साल तो बहुत कम पानी रहता है लेकिन जब बारिशों का सीजन आता है तब पूरी भरी होती है घग्गर, इतनी भरी होती है कि हरियाणा पंजाब सब डुबो दिया था इस बार, आप बोल सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से साउथ इंडिया में कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है तो उसको फिर क्या डैम्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो वैसा ही एक डैम हमें कृष्णा राजा सागर डैम देखने को मिलेगा कावेरी के ऊपर, कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर। और रिसेंटली हाई कोर्ट ने बोला है कि इस डैम के आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में, 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी आप नहीं करोगे। माइनिंग एक्टिविटी माने कोई खानों की खुदाई आप यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डैम बनाया है और आसपास के एरियाज में खानों की खुदाई हो रही है, तो वहां पे चांस होता है कि जो डैम में पानी आपने स्टोर किया है वो सीप आउट हो जाए वहां से, और अगर सीप आउट होगा तो डैम पूरे का पूरा खाली भी हो जाएगा और आसपास के एरिया में डिजास्टर भी आ जाएगा। मतलब क्या है, रिस्क बढ़ जाता है डैम टूटने का, आप ये बोल सकते हो कि आसपास की जियोग्राफी आपने वीक कर दी माइंस खोद खोद के, समझ रहे हो। तो ये बोला गया है रिसेंटली। और 2021 में हमारे पास डैम सेफ्टी एक्ट भी आया जिसके तहत आप बोल सकते हो कि स्टेट लेवल पे डैम सेफ्टी की बॉडीज बनाई जाती हैं जो इंश्योर करती हैं कि डैम की सेफ्टी जो है वो बनी रहे। क्योंकि अगर डैम आपका टूटता है तो उससे क्या होगा, या डैम ओवरफ्लो करता है तो उससे क्या होगा, डिजास्टर आ सकता है, एकदम से फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि डैम में बहुत ज्यादा पानी आपने कंट्रोल किया होता है। और अगर हम कृष्णा राजा सागर डैम की बात करते हैं तो कावेरी नदी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका के अंदर। और इसका जो नाम है, यहाँ के वो देयार रूलर जिनका नाम था कृष्णा राजा, उनके नाम के ऊपर रखा गया। 1932 में इस डैम को बनाया गया था। और पर्पस इसका खास तौर पे क्या है, जो बेंगलुरु सिटी है या बेंगलोर सिटी जिसको हम बोलते हैं, बेंगलोर में पानी पहुंचाना, तो बेंगलोर में पानी की कमी है और कावेरी नदी के ऊपर डैम बना के फिर यहाँ से कैनाल बना के आप क्या करोगे, पानी पहुंचाओगे किधर, बेंगलोर वाली तरफ। जैसे हमारे यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है, उस भाखड़ा नंगल डैम से एक भाखड़ा कैनाल भी तो निकलती है जो पंजाब के बहुत सारे एरियाज को पानी पहुंचाती है, वहीं से तो आता है सारा पानी आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की, सो कावेरी नदी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है, पुडुचेरी से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हमने कई बार पहले भी कावेरी का मैप जो है वो ड्रॉ किया है इधर। कावेरी के बेसिन की बात करोगे तो उसमें केरला भी आ जाएगा, बट जब वैसे रिवर की बात करते हैं, मेजर रिवर की, तो उसमें केरला नहीं आता। यहाँ पे आपका केरला है, यहाँ पे इस तरीके से तमिलनाडु है, और इधर है आपका कर्नाटका। यहाँ से ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है ताल कावेरी। ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्मगिरी मतलब ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स है ना, इधर इधर इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में से कावेरी ओरिजिनेट होती है। इस तरीके से ये तमिलनाडु में एंटर करती है, तमिलनाडु से यहाँ पे पुडुचेरी पड़ता है, दैट इज यूनियन टेरिटरी, उसके थ्रू होते हुए कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इसको आपने याद रखना, ठीक है।
और यहाँ पे ये डैम बना के, इधर ये डैम बनाया जा रहा है, यहाँ से कैनाल निकाल के इधर पड़ती है सिटी दैट इज बेंगलुरु, वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा। सिंपल चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज को याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? अर्कावती है, हेमावती है, लक्ष्मणा तीर्थ है, शिमसा है, काबिनी है एंड हरंगी है। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। और जो अगर आप एचएएस वगैरह या स्टेट का पेपर दोगे उसमें तो पक्का ही आता है क्वेश्चन। इस बार एचएएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था रिवर्स के ऊपर कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कर दो, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, मतलब ये डाटा याद करना पड़ता है आपको। Then India is the third largest dam owning nation. India has over 6,000 dams with 143 under construction. हमारे यहाँ पे 143 डैम्स हैं और 6,000 डैम्स हैं और 143 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप बोल सकते हो बन रहे हैं। टोटल हमारे पास 6,000 डैम है। सबसे ज्यादा डैम आपको यूएसए चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे, देन इंडिया का नंबर आता है। इसके अलावा डैम के बारे में हमारे पास डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में रिसेंटली आया है। तो वो क्या करने के लिए है? डैम्स की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए डैम सेफ्टी बॉडी बनाई जाएगी स्टेट सरकार के द्वारा, जो इस चीज को इंश्योर करेगी। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी का एक टॉपिक आ गया, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी जो है, रिसेंट एसबीआई की रिपोर्ट ये बोल रही है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है जेंडर बेसिस के ऊपर, इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे किन बेसिस के ऊपर होती है? खासतौर पे जेंडर बेसिस के ऊपर वो कम हो रही है और ओवरऑल भी इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। एक तो हो सकता है कि मेल फीमेल में इनकम का डिफरेंस होना, कि मेल ज्यादा कमाते हैं फीमेल कम कमाती है। एक होता है कि पॉपुलेशन का, कि जो टॉप आपकी जो इनकम है, मान लो 50-60% जो टोटल कंट्री की इनकम है, वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन कमा रही है और बाकी जनता गरीब बैठी है, मतलब कम कमा रही है। ये सब क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। तो उसी के ऊपर एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट हमें देखने को मिली, जिन्होंने क्या बताया? इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड, कम हो गई है। तो अगर आपसे देखो, ये सरकारी रिपोर्ट है, एसबीआई एक सरकारी बैंक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि रिसेंट ईयर्स में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है या स्टीपली इंक्रीज हुई है, नहीं, वो इंक्रीज नहीं हुई, वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो ये डाटा आपने याद रखना है कि कम हुई है हमारे देश में। तो एसबीआई की रिपोर्ट बोल रही है कि इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड, इंडिकेटिंग पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास। क्या बोला जा रहा है? कि पहले यहाँ पे ना जो अमीर थे उनकी इनकम इधर थी, गरीबों की इनकम इधर थी। अब क्या है? अमीरों की इनकम थोड़ी सी कम हुई है, गरीबों की इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, जिसकी वजह से ये गैप क्या है? कम हो गया। पहले इतना था, अब इतना रहेगा। इनइक्वालिटी पहले इतनी थी, अब कम हो गई, ये बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखो, द डिक्रीज इन द गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट क्या चीज है, इसको आपने याद रखना है। अभी इसको डिस्कस करते हैं। गिनी कॉफिशिएंट एक थ्योरी आप बोल सकते हो, या फिर एक डायग्राम आप बोल सकते हो, एक तरीका बोल सकते हो, जिसकी मदद से क्या है? आप इनकम इनइक्वालिटी को जांचते हो। सिंपल चीज कि देश के अंदर कितनी इनकम इनइक्वालिटी है। पहले इसकी डेफिनेशन देखो। द डिक्रीज इन द गिनी कोफिशिएंट, अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.472 इन 2014-15 से, और अब कितना हो गया? 0.402। तो 0.472 से कितना हो गया 2022-23 में? 0.402। तो 72 से 402 हो गया, मतलब 70 पॉइंट जो है ये कम हो गया, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है। और गिनी कॉफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो नीचे आओ, उसकी डेफिनेशन दी गई है। द गिनी कॉफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अक्रॉस द पॉपुलेशन इन कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज। चाहे विद इन कंट्री आपने इनइक्वालिटी देखनी है, चाहे कंट्रीज को आपने कंपेयर करना है, तो इस मेजर का आप इस्तेमाल करते हो। गिनी कॉफिशिएंट में क्या किया जाता है? दो आपके पास डाटाज होते हैं, 0 से लेके 1 की रेंज होती है।
जितना आप जीरो के क्लोज हो उतना आपके यहाँ पे इक्वालिटी है, जितना आप वन के क्लोज हो उतने आपके यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है। हमारे यहाँ पे देखो पहले कितने 0,472, अब कितना हो गया 0,402, तो मतलब हम जीरो के क्लोज जा रहे हैं। अगर हम बढ़ेंगे वन के क्लोज जाएंगे तो इनइक्वालिटी ज्यादा है, जीरो के क्लोज आएंगे तो इक्वालिटी ज्यादा है। तो हम क्या है, जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे इक्वालिटी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, सिंपल चीज। अब गिनी कॉफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर 0.4 से ज्यादा आपका गिनी कॉफिशिएंट है तो उसको माना जाता है कि हाई इनइक्वालिटी। अब हमारे यहाँ पे देखो 0.4 से ये 2 पॉइंट ऊपर है, अगर हमारा 0.399 समथिंग ऐसे हो जाए तो फिर माना जाएगा कि इस कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं है। तो मतलब हम इस डाटा से, इस मार्जिन से ज्यादा दूर नहीं है। हमारा ऐसा नहीं 0.6 है हमारे यहाँ पे गिनी कॉफिशिएंट, नहीं, हमारे यहाँ पे गिनी कॉफिशिएंट 0.402 है। और जो एक मार्जिन रहता है कि कितना होना चाहिए, वो 0.4 या उससे लोअर होना चाहिए। जीरो अगर किसी कंट्री में होगा मतलब इनकम इनइक्वालिटी है ही नहीं, उसका मतलब क्या है, सारे लोग एक जितना कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो 0 से 0.4 के बीच में है तो ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज इक्वालिटी, मतलब सारे ठीक ठाक कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकम का गैप नहीं है, थोड़ा बहुत है और वो तो रहेगा रहेगा। लेकिन अगर 0.4 से लेके 1 के बीच में है तो वहां पे इनइक्वालिटी कंसिडर किया जाता है, और हम पूरे मार्जिन पे घूम रहे हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये बोल पाओगे कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर, ना ये पाओगे कि प्रॉपर इक्वालिटी है। अब नीचे आपके पास देखो एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में दो चीजें हैं, एक तो है परसेंटेज ऑफ इनकम और दूसरा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें लॉरेंज कर्व भी आ जाती है, वैसे इन चीजों को हमने इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करना है। एक तरफ आपके पास दिया गया है इनकम और दूसरी तरफ पॉपुलेशन, इनकम एंड पॉपुलेशन। अगर तो ये इस तरीके से जाती है कर्व, बिल्कुल बीचों बीच में से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज द परफेक्ट इक्वालिटी। ये क्या है आपकी इक्वालिटी। अगर इसके ऊपर हो, अगर आपकी कर्व ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो ये जो टोटल आप नीचे की तरफ आए हो इतना, ये इतना क्या है, दिस इज इनइक्वालिटी, दिस इज इनइक्वालिटी। जितनी कर्व और नीचे जाएगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, और ये जो कर्व है इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व। और ये जो आपके पास बीच में स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसको बोलेंगे इक्वालिटी। उससे ऊपर अगर आपका जाता है तो वो सब इक्वालिटी में आएगा, लेकिन ऊपर जाता नहीं, नीचे रहता है। और जितना ज्यादा ये कर्व डीप होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी मानी जाएगी, राइट। सो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन आपको देखने को मिल रही है, जो पिंक बना हुआ है उसके ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी, और जो नीचे आपके पास ब्लू कलर का है दैट इज योर लॉरेंज कर्व। ठीक है, अब गिनी कॉफिशिएंट देखो कैसे निकाला जाता है। गिनी कॉफिशिएंट ध्यान से देखो, गिनी कॉफिशिएंट निकाला जाता है, एक तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, मतलब जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन द सेंस जो परफेक्ट है उससे आप कितना नीचे हो उसको आप रखोगे, उसके नीचे अगेन इसी गैप को आप रखोगे, प्लस क्या कर दोगे, नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये बचा हुआ, दैट इज लॉरेंस कर्व के नीचे वाला जो एरिया है उसको आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिनी कॉफिशिएंट। इसको डिटेल में हम इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। दूसरा हमारे पास है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी देखो ये भी न्यूज में चल रहा था इसी के साथ, पोस्ट कोविड-19 कुछ नहीं है के शेप्ड रिकवरी में। ये देखो ये डाटा होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारी ग्रोथ का डाटा है ना। हम लोग यहाँ पे कहीं घूम रहे थे पहले पोस्ट कोविड, मतलब 2019 में लगा लो, हमारी ग्रोथ मान लो यहाँ पे थी। 2019 में कोविड आने की वजह से क्या है, हमारी ग्रोथ ऐसे नीचे की तरफ चली गई, मतलब नेगेटिव में चली गई। अब नेगेटिव के बाद कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ ऊपर जा चुकी है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं अभी भी उनकी ग्रोथ नीचे रह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड से पूछना, आप किसी भी ऑनर से पूछना कि आफ्टर कोविड आप रिकवरी कर पाए हो, वो बोलेंगे नहीं, अभी भी मतलब वो बात बन नहीं पाई हमारी, समझ रहे हो। तो ये चीज हुई, दिस इज कॉल्ड एज के शेप्ड रिकवरी, कि किसी इंसिडेंट की वजह से आपकी इकोनॉमी डाउन गई, डाउन होने के बाद कुछ सेक्टर्स तो अप हो चुके हैं, कुछ अभी भी डाउन ही चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, के शेप रिकवरी। एक होती है वी शेप रिकवरी, सारे सेक्टर्स नीचे गए, सारे सेक्टर्स ही ऊपर आ गए, तो आपके पास सिर्फ ये लाइन होगी, तो उसको क्या बोल देंगे, वी शेप रिकवरी, समझ रहे हो। एकदम से नीचे गए, एकदम से ऊपर आए, ये चीज। तो ये अलग अलग कर्व्स होती हैं, इसको भी हम इकोनॉमी के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे देश में आए थे, और जिसकी वजह से क्या है, फ्रांस न्यूज में चल रहा है, और वहां के नए जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, उन्होंने भी ओथ ली है, तो उस वजह से भी न्यूज में चल रहा था। सो यहाँ पे ये जो आपके पास आया है, ये प्राइम मिनिस्टर की वजह से न्यूज में आया है, राइट। प्रेसिडेंट की विजिट तो 26 जनवरी को हुई है। सो दोनों ही पर्सपेक्टिव से फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बताई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले देखो, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको प्रीएम्बल जो है वो देखने को मिलता है। प्रीएम्बल मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जो संविधान की होती है, फंडामेंटल राइट जो बेसिक फंडामेंटल राइट, बेसिक अधिकार जो संविधान आपको प्रोवाइड कर रहा है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इंडिया में एक शब्द यूज किया जाता है प्रीएम्बल के अंदर, दैट इज सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता। हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, फ्रांस में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, बट देश की सरकार सारे धर्मों को सपोर्ट करेगी। फ्रांस में क्या बोला जाता है, ना तो देश का, ना देश की सरकार का कोई धर्म है, और ना ही सरकार रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व हो। धर्म अलग, पॉलिटिक्स अलग। हमारे यहाँ पे क्या है, देश की सरकार का कोई धर्म नहीं, सरकार नहीं बोल सकती ये हमारा धर्म है, देश नहीं बोल सकता ये हमारा धर्म है, बट सारे धर्मों को जो प्रेजेंट आपकी कंट्री के अंदर है उनको इक्वली सपोर्ट करना है। मान लो कोई धर्म दब रहा है तो उसको ऊपर उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का वो धर्म नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। जो हमारे देश में, वहां पे क्या है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म हमें देखने को मिलता है। देन इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो दोनों ही जगहों पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, एक हमारे यहाँ पे नाम का हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, एक रियल हेड होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। वहां पे भी सेम चीज है, वहां पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बट हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है। उनके वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास ठीक ठाक पावर रहती है, समझ रहे हो। क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने कहां से उठाया, हमने उठाया यूके से। यूके में हमारे जैसे प्रेसिडेंट बैठा है, वहां पे किंग या क्वीन बैठी है, उसको वो पावर नहीं देते हैं एक्चुअली, उसको सिर्फ सिग्नेचर करने की पावर है, और वो भी मिनिस्टर्स के कहने के ऊपर, सिर्फ नाम का हेड है। बट फ्रांस में तो किंग क्वीन को बड़ी पहले निकाल दिया था, जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में। वहां पे तो तब से आप बोल सकते हो कि एक इलेक्टेड हेड, एक प्रेसिडेंट वहां पे बैठता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, समझ रहे हो। देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो हमारे संविधान के अंदर कुछ सुजेशंस दिए गए हैं सरकारों के लिए कि सरकारों को ये करना चाहिए, तो आप देश को एक वेलफेयर कंट्री बना सकते हो। सो इंडिया के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन किए गए हैं वो बड़ी डिटेल्स में मेंशन किए गए, बट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा ऊपर ऊपर से काम चलाया हुआ है, आप बोल सकते हो, मतलब बड़े अच्छे से नहीं बताया। हमारे यहाँ पे तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डिटेल में बताते हैं सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जिससे क्या सरकार देश को एक बेहतर कंट्री में तब्दील कर सकती है। उसके बाद है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उस देश में जो पावर है लॉ बनाने की, वो सेंट्रल सरकार एंड स्टेट सरकार के बीच में डिवाइडेड हो। इंडिया के अंदर भी फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे भी आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, तो वहां पे जैसे देखो, इंडिया फॉलोज द सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम वाइल द फ्रांस हैज अ यूनिटरी सिस्टम।
वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा पावर जो है वो सेंटर सरकार को है। वहां की स्टेट्स के पास बिल्कुल ना के बराबर पावर है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है। यूएसए में देखोगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टेट सरकार के पास पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर सरकार। यूएसए में आपको प्योर फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर इंडिया में थोड़ा सा मिक्स है, आप बोल सकते हो यूनिटरी एंड फेडरल का। फ्रांस में और थोड़ा डिग्रेडेड है, आप बोल सकते हो। देन अमेंडमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में बड़ा रिजिड प्रोसीजर है। मतलब हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट करना आसान नहीं है, संविधान को चेंज करना टफ है, ज्यादा मेजोरिटी लगती है। फ्रांस में फ्लेक्सिबल है, इजिली वहां का पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, संविधान को अमेंड कर सकता है। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हम बात करते हैं, वैसे वहां पे आपके पास मोंटेस्क्यू है, उनके आप बोल सकते हो एक स्कॉलर, उनके फ्रीडम फाइटर आप बोल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, तो उनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नीचे आपको कुछ डिटेल्स बताई गई हैं फीचर्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, यूएसए में रिटन है, रशिया में रिटन है, जापान में रिटन है, बट यूके में अनरिटन है। मतलब वहां पे संविधान ऐसा, संविधान की कोई एक बुक नहीं है, किसी एक जगह पे संविधान नहीं लिखा हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने रूल्स हैं जो चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब संविधान को अमेंड करना टफ है कि इजी है, इंडिया में दोनों है। इंडिया में कुछ तो आपके ऐसे एरियाज हैं जिनको क्या स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल को अमेंड करना है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। बट कोई नई स्टेट बनानी है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो कहीं पे तो फ्लेक्सिबल है, कहीं पे रिजिड है, दोनों का मिक्सचर है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यूके में अगर हम बात करते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब इजीली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है, किसी स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सेंटर कर देता है। यूएसए, रशिया, जापान तीनों जगहों पे रिजिड है, मुश्किल रहता है। देन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंडिया में फेडरल यूनिटरी दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। यूके में यूनिटरी है, यूएसए में सबसे प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है, और रशिया एंड जापान में यूनिटरी है। मतलब वहां पे केंद्र सरकार स्ट्रांग होती है, केंद्र सरकार के पास सारी पावर्स रहती हैं, स्टेट के पास पावर्स नहीं होती। देन गवर्नमेंट किस तरीके की है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके में भी पार्लियामेंट्री है, रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल है। मतलब यूएसए जैसी नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है रशिया में, लेकिन यूएसए जितना स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट उनका नहीं होता है, समझ रहे हो। वहां पे मिक्सचर है, किसका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, ये पॉलिटी में मैंने आपको सब चीजें पढ़ाई हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन देखना है इन चीजों का। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड एक्सपोर्ट, कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड को रॉ मटेरियल से, रॉ फूड से पैकेज्ड फूड तक लेके जाना, दैट इज द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जैसे दुकान पे जाओ, राशन वाली शॉप पे जाओ, वहां पे एक तो खुले चावल पड़े होते हैं, उनका दाम कम होता है। एक पैकेज्ड होते हैं, ये दावत राइस ले लो जी, ये ले लो, वो होता है ना, इंडिया गेट राइस ले लो, वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। फर्क क्या है, वो पैकेज्ड है, वो खुले में पड़े हुए हैं। तो मतलब जब आप पैकेजिंग कर देते हो, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कर देते हो, तो उससे क्या है, फूड के अंदर वैल्यू आ जाती है। मुद्दा सिर्फ ये है। और जो इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोल देते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, so Indian food processing export has witnessed remarkable 150% growth over the past 9 years। ये सरकार की तारीफों के फुल जो पुल है वो बांधे गए हैं यहाँ पे। बजट के अंदर भी सरकार यही बोल रही थी ना कि पिछले 10 सालों में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले वो, ये बोला गया ना, ये सारी चीजें, वही चीज यहाँ पे हो रही है कि पिछले 9 सालों में, इन्होंने पिछले 9 सालों का डाटा उठाया, 2023 तक का, 2022 तक का, इनफैक्ट 23 भी नहीं पूरा।
जिसमें उन्होंने देखा कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसका एक्सपोर्ट 150% से बढ़ गया है। मतलब जितना था उससे डबल हुआ, डबल से भी 50% ऊपर हो गया। 150% आपको इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है यहाँ पे। अब सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स क्या है इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की? तो नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस्ड फूड सेक्टर। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सनराइज सेक्टर बोला जा रहा है। सनराइज सेक्टर का मतलब क्या है? जो उभरता हुआ सेक्टर है। उभरता हुआ मतलब अभी अपनी चरम सीमा पे नहीं पहुंचा है, पूरी ग्रोथ अभी अचीव नहीं की है, लेकिन बहुत ही तेजी से वो ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में वो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। नंबर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस दिन हमने लिखा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर का बंदा हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? आप अपनी या तो खुद की कंपनी ओपन करके, या फिर यहाँ की कोई कंपनी खरीद के। खरीदना मतलब उसका डिसीजन जो होगा अब वो बाहर का बंदा लेगा। अगर मान लो मेरी इंडिया में कंपनी चल रही है, बाहर के बंदे ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, मैं उसको डिसीजन की पावर तो नहीं दूंगा ना। दैट इज नॉट एफडीआई, दैट इज नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो अराउंड अराउंड 50,000 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 9 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आई है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इन 9 सालों के अंदर आपको 53 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, जैसे राइस हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आटा हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है? पहले इन इंडस्ट्री से प्रोसेस करवाया जाता है, बोल सकते हो। देन उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इस लेक्चर में सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया कि 17 आइटम्स को अभी रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, मतलब उनको एक सर्टिफिकेशन दिया गया है कि ये वाला प्रोडक्ट खास तौर पे इसी डिस्ट्रिक्ट में या इसी विलेज में या फिर इसी स्टेट के अंदर मिलता है उस क्वालिटी। तो वो ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी 17 प्रोडक्ट की, जो आपके आने से पहले मैंने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे इन 9 सालों में 158 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, जिसमें अच्छा खासा जो नंबर है वो किसका है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है। देन उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। मतलब नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ खासियत हो कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये फूड आइटम मिलती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट। ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाजिलका से हूँ, फाजिलका की जो आइटम है जो बहुत फेमस है दैट इज तोशा, जो मिठाई है। कोटकपूरा में अगर आप जाओगे वहां पे ढोडा, वो भी अगेन मिठाई है। समझ रहे हो ये चीज? तो ये कुछ ऐसी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक फेमस फूड आइटम्स हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं चाहता हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक हो, उसके प्रोग्राम को बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और अभी तक 708 फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया, मतलब 708 डिस्ट्रिक्ट में ये डिक्लेयर किए गए हैं कि ये इस डिस्ट्रिक्ट का फूड है, जो खास तौर पे यहीं पे इस क्वालिटी में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन जो फूड है वो ग्लोबली भी इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो फूड प्रोसेसिंग मार्केट है 2025 तक इसका जो टोटल अगर हम अमाउंट देखें कि कितने की मार्केट ये रहेगी, कितने की इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, तो दैट विल बी 535 बिलियन यूएस डॉलर 2025 तक। तो मतलब इस मार्केट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ये क्या है? अच्छी खासी नौकरियां भी प्रोवाइड करेगी, अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी। समझ रहे हो ये चीज? प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अ शाइनिंग पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड जो आपको है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अराउंड 32% ऑफ इंडिया ओवरऑल फूड मार्केट, इट एम्प्लॉयज 13 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंड अबाउट 35 मिलियन पीपल इनडायरेक्टली। वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है।
उसमें से अगर हम वर्ल्ड में टोटल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को देखें तो 32% जो है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो 32% वर्ल्ड की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर लगी हुई है, ये इंडिया में 13 मिलियन लोगों को ये जॉब देती है सीधे तौर पे, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और 35 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ी तो जिससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होगी। ट्रांसपोर्टेशन में भी लोग काम कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। अब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रही है तो रोड बनाना पड़ रहा है, रोड बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली। कि ये इंडस्ट्री डेवलप हुई तो आसपास के इंडस्ट्रीज में भी क्या है, काम बढ़ गया, आप बोल सकते हो। समझ रहे हो। देन उसके बाद कई चैलेंजेस भी हैं अभी हमारे देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के। नंबर 1, गैप्स इन द सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई चेन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं, खेत से मार्केट, मार्केट से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से मार्केट, मार्केट से एक्सपोर्ट, ये पूरा क्या है, ये चेन को बोलते हैं सप्लाई चेन। इसमें गड़बड़ है, किस चीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान ने अपनी क्रॉप को काटा, मार्केट के अंदर अच्छा दाम नहीं है, बट किसान को वो बेचनी पड़ जाती है, उस किसान को जिसके पास उस क्रॉप को स्टोर करने के लिए जगह नहीं। अगर उसके पास खुद का कोल्ड स्टोर हो या खुद के पास स्टोरेज फैसिलिटी हो तो वो तब बेचे जब उसके दाम अच्छे खासे हो, जिसकी वजह से क्या है, वो बेच देता है। आगे सरकार के पास भी इतने गोडाउन्स नहीं है। सरकार के पास जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो एफसीआई हम बोलते हैं, इसके पास भी अच्छे गोडाउन्स नहीं है, जिसकी वजह से कनक वगैरह खरीदी जाती है लेकिन वो बाहर पड़ी पड़ी गल जाती है। समझ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन्स है। फ्रेगमेंटेड मतलब कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे तो ठीक ठाक है, किसी किसी जगह पे बिल्कुल ही बकवास आपका जो सप्लाई चेन देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बैकवर्ड रेगुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो लाइसेंस जिस तरीके से इन इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन, जिस जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रक चलाना है ना, आप खास तौर पे फूड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, एक स्टेट से दूसरी, आपको लाइसेंस चाहिए ना, ऑल ओवर इंडिया लाइसेंसेस चाहिए इस चीज के लिए, परमिट्स चाहिए आपको, उसमें डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, काम डिले होता जाता है, तो वो गड़बड़ है। देन लो प्रोसेसिंग लेवल। तो यहाँ पे देखो, टोटल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया मेयरली अराउंड 10% अंडरगोज प्रोसेसिंग, ये गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अनप्रोसेस्ड चीज बिकती है, आप सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां ऐसी होंगी जो खुली पड़ी हुई है, कुछ सब्जियां ऐसी होंगी जो पैकेज्ड होंगी और वो थोड़ी महंगी भी आपको देखने को मिलेंगी। यूएसए की सब्जी मंडी में जाना, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पैकेज्ड दिखेंगे। तो मतलब वहां पे जितना प्रोड्यूस होता है ना एग्रीकल्चर में, सबकी प्रोसेसिंग करके फिर वो बेचते हैं, क्योंकि जब आप प्रोसेसिंग करके बेचते हो तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल जितना हम हॉर्टिकल्चर में जो भी फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी अनाज प्रोड्यूस करते हैं, हम विदाउट प्रोसेसिंग बेचते हैं। सिर्फ 10% हमारा फूड आइटम्स हैं जो प्रोसेस होती है, बाकी 90% अनप्रोसेस्ड बिकती हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करोगे तो सस्ता जाएगा आपका, क्योंकि आपने प्रोसेस नहीं किया। इंटरनल मार्केट में बेचोगे तो वहां पे भी सस्ता बिकेगा। अभी मैंने आपको बोला, एक तो एप्पल आते हैं चमकदार एप्पल, वो अलग ही रखे होते हैं उन्होंने। एक बेचारे गरीब से एप्पल होते हैं, वो अलग रखे होते हैं, ये 40 रुपए किलो, ये 120 रुपए किलो, ये बोलते हैं कि नहीं। वो क्या होते हैं, वो वैक्स्ड होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, छांटे हुए होते हैं, उसमें कोई गला सड़ा सेब नहीं होगा, छांटा हुआ है। नीचे वाले पे जा पता नहीं जानबूझ के वो करते हैं, गंदे से रखते हैं कि ये मत खरीदना, वो मत, वही खरीदने आपने। देन इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, वही गड़बड़ आ गई कि जितनी प्रोडक्शन होती, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स के इंडस्ट्रीज के साथ सीधे लिंकेजेस नहीं है कि मैंने ये फूड अपना उगाया है, आप इसको यहीं से उठा के ले जाना, इसको प्रोसेस करके उसके बाद बेचना है इसको। ये डायरेक्ट लिंकेजेस हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो गड़बड़ होती है। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सीजन्स की वजह से गड़बड़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होती है, गड़बड़ रहती है उसमें हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल फार्मर्स ने आलू लगाए, इस साल फार्मर्स ने आलू लगाए तो आलू बहुत ज्यादा हो गए मार्केट में, तो वो 2 रुपए किलो बिक रहे हैं।
तो फार्मर अगले साल लगाता नहीं। जब अगले साल नहीं लगाता तब आलू वही 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। फिर अगली बार लगाते हैं, फिर सारे लगा लेते हैं, फिर कम हो जाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। ये वॉलेटिलिटी आप बोल सकते हो ना, मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर। आप फार्मर को बताओ कि कितना आपको लगाने की जरूरत है, कितना नहीं लगाने की, ये सरकार का काम है बताना। अब फार्मर को क्या पता बेचारे को घर बैठे कि मैं क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। सरकार को बताना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया IAS की, उसने क्या किया, रागी डिस्ट्रिक्ट बना दी वो। उसने उनको बताया कि रागी की डिमांड है, हमारे यहाँ पे उग सकती है, तुम लोग उगाओ। ऐसे फार्मर को जाके बताओ कि अगर तुम्हारे पास 50 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ ये लगाना, 10 एकड़ ये लगाना, इस बार इसके दाम अच्छे मिलने वाले। ये सरकार बता सकती। वहां पे गड़बड़ है, सरकार बताती नहीं। मतलब उसमें गैप है आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो मंडियों का हमारा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये जो APMC मंडीज है, जो मंडीज देखते हैं ना शहरों में, गाँव में, वो APMC मंडीज होती है। इसके बारे में हम इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट के मेजर्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मंत्री किसान संपदा योजना है, नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड है, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ऑनलाइन। तो ये सारे आपके पास है। इसमें देखो, पहली आपके पास है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फार्मर्स हैं उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप एक शेड बना लो जहां पे आप अपने अनाज को स्टोर कर सकते हो, जो कि वो खराब नहीं होगा, जिससे क्या है फूड प्रोसेसिंग में हेल्प मिल जाएगी। नंबर 2, नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड जो है, ये क्या है, खास तौर पे नेशनल लेवल पे कोल्ड चेन ज्यादा से ज्यादा बनाने की बात करेगा। कोल्ड चेन का मतलब क्या है, कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी बढ़ोतरी होगी यहाँ पे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आटा है, आटा का बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा, कनक। आटे का बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा, कनक। फॉरवर्ड लिंकेज क्या होगा, ब्रेड। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर ध्यान देना, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट है, इसका प्रीवियस क्या यूज हो चुका है और आगे इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये वाली चीज, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। ये हमने ई मार्केट, ई नाम वगैरह सब हमने इकोनॉमी में पढ़ना है, वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको लिखवाऊंगा, यहाँ पे जस्ट ऊपर ऊपर से लिखवाया हुआ है। देन ग्राम सड़क योजना होगी, रोड्स बनाए जा रहे हैं। इससे क्या है, इजिली फूड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, तो वो गलेगा सड़ेगा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो फूड खराब हो सकता है। भारतमाला योजना है, बड़ी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करने हैं रोडवे के तहत, और 4 लेन रोडवेज बनाए जा रहे हैं भारतमाला में। सागरमाला में जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्या है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा। बंदरगाहों को बेहतर किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेहतर करना मतलब बंदरगाह के पास अपने खुद का कोल्ड चेन स्टोर हो, कि अगर थोड़ा डिले हो रहा है शिपमेंट जाने में, तो वहां पे आप स्टोर कर सकते हो, खराब ना हो। ऐसा नहीं कि वहां पे बिजी है आपका पोर्ट और आपका 2 दिन के लिए प्रोडक्ट वहीं पे सब्जियां पड़ी रही, तो वो फ्रेश थोड़ी ना रही। और हम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक करते हैं हम इसको, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शिखा को आज क्या हो गया, घूमने गई है क्या, पढ़ पढ़ के थक गई थी जो घूमने गई है। समझ आया रवीन, यस सर। ये भी घूमने गया था, ये जागो देख रहा था तो इसको नींद लग गई अब। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं। थैंक यू सर।